ऑल टू लॉ सीखो। तो आज हमारी लीगल ऐसे सीरीज में हम बात करेंगे फेडरल जुडिशरी, संघीय न्यायपालिका के बारे में। आज से करीब 150 साल पहले एवी डाइसी ने कहा था कि जो फेडरलिज्म है ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनके जो अलग अलग लेवल्स है इनमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं। और ये जो अलग अलग लेवल्स है ये आपस में कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। वही अगर हम अलग अलग सिस्टम्स की बात करें, फेडरलिज्म की हमने जैसे बात करी, इसको समझेंगे उससे पहले हम समझ लेते हैं यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें नेशनल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है और नेशनल गवर्नमेंट जो है वो सुपीरियर होती है स्टेट गवर्नमेंट से, और जो पावर है ये नेशनल गवर्नमेंट के पास में सेंट्रलाइज रहती है। वही कन्फेडरेशन भी होता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है नेशनल गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। वही एक और सिस्टम भी देखने को मिलता है, वो है फेडरल सिस्टम, जिसमें लोग या कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर होता है और वहां से पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट को होता है, अर्थात यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में जब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि फेडरल स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे देश में 3 अलग अलग लेवल है, 3 अलग अलग यहाँ पे पिलर है स्टेट के, गवर्नमेंट के, नेशन के 3 इंपॉर्टेंट पिलर है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। अगर हम बात करें लेजिस्लेचर की तो उसमें यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट आती है जिसमें लोकसभा राज्यसभा है। वही स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट्स के लेवल पे आती है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। वही एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की बात करें तो यूनियन लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट है। वही जुडिशरी, जिनके पास में ये पावर होती है कि वो लॉ को रिव्यू करे, उनके अलग अलग लेवल के बारे में देखें तो सुप्रीम कोर्ट सेंटर में होता है, स्टेट्स में हाई कोर्ट होते हैं और इस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट या मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स उसमें आते हैं। वही अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स के दौरान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि इंडियन फेडरलिज्म में ड्यूअल पॉलिटी तो है, मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इनके अलग अलग लेवल्स तो है, लेकिन यही हमें जुडिशरी में देखने को नहीं मिलता है। इसका अर्थात क्या ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये अपने आप में इक्वल स्टेटस नहीं रखते हैं? इसका जवाब हम आगे जानेंगे। तो अगर हम देखें तो हिस्ट्री में थोड़ा देखें तो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके जस्टिस एम.सी. छागला और वही मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके जस्टिस पी.वी. राजमन्नन, इन दोनों के सामने जब सुप्रीम कोर्ट न्यूली स्टैब्लिश हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो इन दोनों के पास में ऑफर था कि आप इस सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाइए, लेकिन दोनों ने ही इस ऑफर को मना कर दिया। इनका मानना ये था कि हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, ये दोनों ही एक प्रेसिडेंसी टाउन के हाई कोर्ट हुआ करते थे, एक सुप्रीम कोर्ट जैसे एक्ट हुआ करते थे। इनका अपने आप में एक लेगेसी है। तो इन लेगेसी वाले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने रहना इन्होंने प्रिफर करा ओवर एक न्यू कोर्ट के ऑर्डिनरी जज बनने से। तो यहां से हमें पता चलता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम हाई कोर्ट का कितना ज्यादा महत्व था। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये सुपीरियर है हाई कोर्ट से, सिर्फ एक ही सेंस में, वो है अपीलेट सेंस में। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये दोनों इक्वल है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हुआ था प्रेसिडेंट के द्वारा, उस वक्त एडीएम जबलपुर जस्टिस शिवकांत शुक्ला का केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। लेकिन इसकी हिस्ट्री में अगर जाए तो 10 अलग अलग हाई कोर्ट से ये मामला अपील होके एडीएम जबलपुर के केस में आया था। तब हाई कोर्ट, सारे के सारे हाई कोर्ट्स ने जो लोगों के फंडामेंटल राइट थे इनको बचाते हुए यहाँ पे डिसीजन दिया था कि इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये है कि
किस तरीके से हमारे जुडिशरी में जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसमें एक इम्बैलेंस है और इसके क्या कारण है। तो अगर हम देखें तो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस जो है कि कॉलेजियम के द्वारा किया जाता है। कॉलेजियम उन 5 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस का ग्रुप है जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके साथ में हाई कोर्ट के ट्रांसफर, हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट के लिए वो जवाबदेह है। उसके अलावा एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हमारे देश में तैयार किया जा रहा है ट्राइब्यूनल के नाम से, जैसे इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, कंपनीज ट्राइब्यूनल हो गया, उसके अलावा कंज्यूमर कमीशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक पैरेलल जुडिशरी क्रिएट की जा रही है। अब इन ट्राइब्यूनल में होता ये है कि इसका जो अपर लेवल होता है ट्राइब्यूनल का, जैसे अगर हम कंज्यूमर मामलों में देखें तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन होता है। तो नेशनल कमीशन से सीधे मामला यहाँ पे हाई कोर्ट में नहीं अपील होते हुए सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। ऐसे कई ट्राइब्यूनल्स में हमें देखने को मिल रहा है, अर्थात हाई कोर्ट को बाईपास किया जा रहा है, हाई कोर्ट की पावर अपने आप में कर्टेल की जा रही है। उसके अलावा पिछले कुछ समय से ये भी देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही छोटे मामलों को भी एंटरटेन कर रहा है, काफी लिबरली उनको एंटरटेन कर रहा है, जिससे हाई कोर्ट की अपने आप में पावर कम होती दिख रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ जुडिशरी जो है इससे क्या नुकसान हो रहे हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले सेंट्रलाइज जुडिशरी जो है ये सेंटर को ज़्यादा पावर देती है। जैसे हमने जाना हमारा देश में फेडरलिज्म है, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर एक रिसर्च की गई कि जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है ये मामलों को ये कानूनों को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देता है, तो उसमें एक रिसर्च की गई कि कितने स्टेट के द्वारा पास किए मामलों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किया गया है और कितना एक वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ है उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है। तो एक प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में यहाँ सामने रिसर्च में लाया गया कि स्टेट गवर्नमेंट के जो पास लॉ है उसको सेंटर जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करता है। नाइजीरिया में भी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे नाइजीरिया के इस मामला गया कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है उस पर स्टेट गवर्नमेंट का राइट रहेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट। तो ये देखा गया कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि सेंटर गवर्नमेंट का पावर जो है ये नेशनल रिसोर्सेज पे, सॉइल पे और मिनरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है एक जनरल, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये सेंटर के फेवर में ही कई बार जजमेंट देता है जब भी स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट हो। उसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि लोकल इंपॉर्टेंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी कर रही है। उदाहरण के लिए दीपावली का मामला ले लेते तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि दिवाली में पटाखे केवल 2 ही घंटे जलाए जाएंगे, वो भी शाम के वक्त। अब साउथ इंडिया के कई स्टेट्स है जहाँ पे दिवाली सुबह मनाई जाती है, दिन में मनाई जाता है और ये क्रैकर्स भी तभी बर्न करते हैं। अब यहाँ पे लोकल इंपॉर्टेंस का जो मामला है ये हाई कोर्ट के द्वारा ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। उसके अलावा कोरोना वायरस के मामले में जब सारे हाई कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, उन्हें स्टेट में क्या चल रहा है ये ज़्यादा स्पेसिफिकली पता था एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़्यादा सारे मामले क्लब करके अपने पास में ले लिए जिससे अफेक्ट हुआ लोगों का राइट ही। उसके अलावा अगर हम देखें तो हाई कोर्ट का इंपॉर्टेंस अपने आप में कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी एक कॉमन टेंडेंसी बन गई है कि अगर कोई मामले में हाई कोर्ट डिसीजन देता है तो हमारे पास में एक रास्ता तो है अपील का, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करेंगे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अपील के मामले में देखने की आवश्यकता है तो कि कैसे हम ज़्यादा और लिबरल इस मामले में नहीं हो जिससे हाई कोर्ट का पावर कम ना हो। उसके अलावा कई PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है जो कि हाई कोर्ट में भी स्पेसिफिकली एंटरटेन की जा सकती है क्योंकि इसमें एरिया स्पेसिफिक के मामले होते हैं। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट का जो एक प्रोएक्टिव बिहेवियर है ये हाई कोर्ट की इंपॉर्टेंस को कम करता है। अब बात यह है कि आगे वे फॉरवर्ड क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद ये रियलाइज करने की ज़रूरत है कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक फेडरल बैलेंस बनाना ज़रूरी है तो हाई कोर्ट की पावर को रिकॉग्नाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से अगर हम देखें ब्रिटिश एरा में जो प्रेसिडेंसी टाउन के हाई कोर्ट्स हुआ करते थे, अपने आप में सुप्रीम हुआ कर सकते थे, उस तरीके की लेगेसी को यहाँ पे एक्नॉलेज करना सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरी है और वही इन हाई कोर्ट्स की पावर को भी रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो जुडिशरी में एक फेडरल बैलेंस है ये कहीं ना कहीं जुडिशरी के द्वारा ही आ सकता है। तो चलिए आज का डिस्कशन हमारा यही ख़त्म होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। स्लाइड की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड
टू लॉ सीखो।